हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है, आशा करता हूं आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है और बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो आकाश, आयुष, जुनेद, सदाकत, गुलफाम, पूजा जी, हेलो, गुड इवनिंग। हेलो अनामिका, बुशरा जी, हेलो पवन, अलीना, हर्षित, उमा, गुड इवनिंग बेटा। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ। तो बेटा कल हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट कर दिया था और उसके कंप्लीट करने के बाद फिर आज हम आएंगे, अब ऑर्गेनिक पर हम बात करेंगे। अब पूरा का पूरा यहाँ पर अब अपना ऑर्गेनिक चलेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक ये चैप्टर और कितना बड़ा है बेटा, ये लास्ट टॉपिक है इसका, संरूपण, ये खत्म, ये चैप्टर खत्म, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ सब एकदम बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है, खैरियत से है। कमेंट आ रहा है मोहित पाल, जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद। अमित जी, हेलो अंकिता जी, सूरज, सुशांत, काजल, आकांक्षा, हसन गौरी, इलिमानाज, गुड इवनिंग। सब एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त। ओके, अब तो पढ़ाई करनी है ना। हाँ, आयुषी बेटा, आयुषी के जो मोस्ट चैप्टर्स थे बेटा जो अपने सिलेबस में थे वो कवर कर लिए। बस एक पी ब्लॉक वाला बचा हुआ है थोड़ा सा, वो अपन देख लेंगे और कुछ मेरे को बताने हैं उसमें प्रैक्टिकल्स जो अपन लास्ट में देखेंगे, ठीक है। बाकी कवर हो चुका है। ओके, फिजिकल की अगर अपन बात करें, 11th 12th के चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 11th के 3 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है। साम्यावस्था, फिर उसके बाद थर्मो, फिर रेडॉक्स, ठीक है, फिर वो खत्म। अब अपना आते हैं ऑर्गेनिक वाला जो कि सबसे बड़ा पोर्शन है, अब इसको निपटाना है। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाइए आप सब एकदम बढ़िया से, अच्छे से, एकदम स्वस्थ हो, मस्त हैं अच्छे से। ओके, अरे नहीं है भाई, मेरी 1 तारीख को शादी भाई, ठीक है। ओके, वरना यहाँ होता क्या अब तक, ठीक है, अब तक तो मैं घर पे होता। ओके, आ जाओ जी, आ जाओ। सब एकदम बढ़िया है, एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। देखो, दिवाली भी निकल गई, वर्ल्ड कप भी निकल गया, दिल भी टूट गया, अब तो बस एक ही काम है, पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अब बढ़िया से पढ़ाई करो, अब कोई त्योहार वगैरह नहीं आ रहे, शादियां वादियां अभी अवॉइड करो तुम, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई पर फोकस करो। ओके, तो बढ़िया से अच्छे से सारी बातें क्लियर करनी है, अच्छे से हर एक बात को देखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर साम्यावस्था के समावयवता के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। गुड इवनिंग। 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे वेदिका जी, ठीक है। आपकी एग्जाम में पता है मुझे, तभी तो बेटा आप कंप्लीट यही करेंगे अपन, ठीक है। ओके, समावयवता स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यही आपके समावयवता 12th वाले टॉपिक्स में काम आएगा। ओके, हाँ, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, संरूपण। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है संरूपण, एल्केनो के संरूपण। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। समावयवता के अंदर हमें एक सेक्शन कवर करना था, संरचनात्मक समावयवता, वो हमने कवर कर लिया। दूसरा सेक्शन कवर करना था त्रिविम समावयवता के अंदर ज्यामितीय समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, वो कवर कर लिया। अब बचा हुआ इसका लास्ट पोर्शन, संरूपण, एल्केनो के संरूपण, कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन। ओके, इनको बोला जाता है कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मर्स। ओके, हाँ जी, तो अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, संरूपण क्या होते हैं, एल्केनो के संरूपण किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, तरह तरह की बातें जो भी है वो सारी बातें आपके एकदम साथ में। ये चैप्टर आज या कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, हो सकता है आज हो जाए, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये लेक्चर नंबर बेटा 10 है, ये लेक्चर नंबर 10 है, हाँ जी, ये लेक्चर नंबर 10 है, ठीक। ओके, बढ़िया से अच्छे से यहाँ पर आपको बढ़िया से देखना है, अच्छे से सारी बातों को क्लियर करना है। ओके, तो अब अच्छे से सारे बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से सारी बातों को क्लियर करेंगे। नीट का लेटेस्ट सिलेबस अपलोड हो गया है, चेक इट नाउ, चेक इट नाउ। बेटा पहले पढ़ा दूं क्या, जल्दी जल्दी में चेक करूं, पहले पढ़ा दूं मैं तुम्हें, ठीक है। ओके, अब थोड़ी देर आपको शांति बनाए रखनी है, एक बार फ्लो बनाते हैं अच्छे से और फिर मैं वापस से आपके पास आता हूं। ओके, तो बात ऐसी है, घर जैसी है। अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें देख ली है भाई, हमने संरचनात्मक समावयवता वाला पोर्शन देख लिया है, हमने त्रिविम समावयवता के अंदर ज्यामिति और प्रकाशिक देख लिया है। आई होप आप इन दोनों टॉपिक्स में बढ़िया से अच्छे से झूमे होंगे, कुछ टॉपिक समझ में आए होंगे, कुछ टॉपिक समझ में कम आए होंगे। तो जो टॉपिक समझ में कम आए उनको एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, ठीक है।
खासकर प्रकाशिक। ज्यामिति समायोता आसान होता है, एकदम सिंपल सा पोर्शन होता है। एल्कीन, एल्कीन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, इनमें हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑक्सिम वगैरह, फिर डाइजो कंपाउंड उनके अंदर देखते हैं। जबकि प्रकाशिक समायोता में हमें किरेलता देखनी होती है, जिसमें कार्बन किरेल है वो तो ज्यामिति समाय प्रकाशिक दर्शाता ही है। लेकिन अगर एक से ज्यादा किरेल कार्बन हो या अणु में कुछ और दूसरी चीजें हो तो उसके लिए आपको पूरा अणु किरेल देखना होता है। पूरा अणु किरेल होना चाहिए तो प्रकाशिक सक्रिय होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा तो अपना अनध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। तो यौगिक और उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या कहलाता है? एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी या प्रतिबिंब समावयवी कहलाते थे। और वे त्रिबिंब समावयवी जो एक दूसरे के प्रतिबिंब न हो उन्हें विवरिम कहा जाता था। मिजो यौगिक जिसमें सम्मितता पाई जाए और उसका दूसरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। रेशमिक मिश्रण यौगिक और उसके अनध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब का सममोलर मिश्रण, डी और एल का सममोलर मिश्रण रेशमिक मिश्रण कहलाता था। फिर इसके अंदर हमने आरएस विन्यास देखा, डीएल विन्यास देखा, एरिथ्रोथ्रियो सिस्टम देखा, ज्यामिति समावयवता, प्रकाशिक समावयवियों की गणना भी करी हमने, वो सारी बातें आपने देखी। तो ये था। अब है सिंपल सा टॉपिक संरूपण। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, सब कुछ सिंपल है, समझ में सब कुछ आएगा। तो अब हेडिंग डाल लो आप संरूपण। संरूपण, कन्फर्मेशन। संरूपण क्या होता है जरा देखिए ध्यान से। हमने ज्यामिति समावयव, हर एक में अपनी अपनी एक कंडीशन है। ज्यामिति समावयवता वे कंपाउंड दर्शाते थे जिसमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता था। यस और नो? यस और नो? जैसे कि एल्कीन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, ऐसे कंपाउंड थे जिनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, प्रतिबंधित घूर्णन हो। मतलब एक कार्बन को रोक करके दूसरे कार्बन को हम घुमा नहीं पाएंगे। लेकिन जब एकल बंध की बात की जाए, अब एकल बंध में तो एक परमाणु को पकड़ के दूसरे को मैं आराम से घुमा सकता हूं, ये पॉसिबल होता है। एकल बंध के सापेक्ष एटम आराम से रोटेट हो सकते हैं। तो वे यौगिक जिसमें मुक्त घूर्णन पाया जाता है वे संरूपण बनाते हैं, उनके संरूपण बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एल्केन, एल्केन में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है एटम्स के बीच में, तो वहां पर एल्केनों के संरूपण बनाए जा सकते हैं। आराम से उनको रोटेट करते जाओ, अलग अलग रूप बनते जाएंगे। जैसे कि मान लो इस पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये पीछे वाले का हाइड्रोजन है, ये आगे वाले का हाइड्रोजन है। अभी देखो जस्ट दोनों एक दूसरे के सामने है। अगर मैंने पीछे वाले को फिक्स कर दिया और आगे वाले को हल्का सा घुमाता जा रहा हूं, ये अलग अलग एंगल बनता जाएगा दोनों के बीच में। ये देखो दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा, अलग अलग एंगल बनता है। जस्ट अपोजिट आ गए, पहले आमने सामने थे, जस्ट सामने थे, अब जस्ट अपोजिट हो गए। तो यहां पर घुमाते घुमाते अलग अलग डिग्री पर अलग अलग कोण बनते जाएंगे, वही अलग अलग संरूपण कहलाएंगे। ठीक है, तो संरूपण वे यौगिक जिनमें मुक्त घूर्णन पाया जाता है, जिसमें मुक्त घूर्णन पाया जाता है बंध के सापेक्ष उनके संरूपण बनते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। एल्केन में कार्बन एकल बंध पाया जाता है, जिसके सापेक्ष मुक्त घूर्णन संभव होता है। ठीक है, और इसी वजह से एल्केनों के संरूपण बनते हैं। ठीक है, अब एल्केनों के संरूपण हमें पढ़ना है, हमें खास एल्केनों के ही पढ़ने हैं। ठीक है, एल्केन के ही संरूपण क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एक एटम को रोक करके दूसरे एटम को हम रोटेट कर सकते हैं। अब
आगे की कहानी। दोनों चीजें एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, एकदम क्लियर है। तो अब संरूपण तो बहुत सारों के बनते हैं, अब हमें उसमें पढ़ना किसका है, सिर्फ एल्केनो का पढ़ना है। तो एल्केनो के संरूपण, एल्केनो के संरूपण। अब एल्केनो के संरूपण में आगे हम बढ़े, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें हम और जान लेते हैं। हाँ जी, जब हम संरूपण बनाएंगे बेटा, जब हम संरूपण बनाएंगे तो होगा क्या, ये पीछे वाला कार्बन का हाइड्रोजन, ये आगे वाले कार्बन का हाइड्रोजन, जब हम एक एटम को रोक करके दूसरे को घुमा रहे हैं, तो क्या इन दोनों के बीच की बंध लंबाइयों में कोई चेंज आ रहा है, कार्बन कार्बन की में? नहीं आ रहा है सर, कार्बन कार्बन की बंध लंबाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या यहां जैसे कि इसका आगे वाले कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, अब में हम रोटेट कर रहे हैं, तो क्या इनके बंध कोण में कोई चेंज आ रहा है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है क्या? नहीं, इनके बीच के बंध कोण में भी कोई चेंज आ रहा है। जब हम संरूपण बनाते हैं तो न तो बंध लंबाई में कोई चेंज आता है, न बंध कोणों में कोई चेंज आता है, न अणु की ज्यामिति में कोई चेंज आता है। इस कार्बन का संकरण भी sp3 था, इसका भी sp3 था, ये भी चतुष्फलकीय रहेगा, ये भी चतुष्फलकीय रहेगा। ठीक है, चेंज किस में आएगा, जैसे कि देखो ध्यान से, ये पीछे वाला हाइड्रोजन, ये आगे वाला हाइड्रोजन आपकी तरफ, जैसे ही मैं पीछे वाले को रोक करके आगे वाले को घुमा रहा होगा तो दोनों के बीच में एक गैप बन रहा है। देखो ये तल एकदम सीधे जा रहा है, ये वाला तल इधर साइड में आ रहा है, तो दोनों के बीच में ऐसे कोण बनेगा। 2 तलों के बीच में बनने वाला कोण, इसको कहा जाता है द्वितलीय कोण। एक तल इधर, एक तल इधर, ये दो कोण पहले आमने सामने, मेरे हाथ कोई कोण नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखो आपको बीच में गैप दिखाई दे रहा है, तो ये कोण है बेटा द्वितलीय कोण। बस इसमें चेंज आएगा, पहले 0 डिग्री 0 डिग्री, फिर बढ़ता 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 जस्ट अपोजिट 180 डिग्री। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या होगा, संरूपण बनाते समय, संरूपण बनाते समय अणु की संरचना, अणु की संरचना बंध लंबाई एवं बंध कोण समान रहते हैं, बंध कोण समान रहते हैं, सिर्फ द्वितलीय कोण में परिवर्तन आता है। द्वितलीय कोण, ठीक है, डाइहाइड्रल एंगल, द्वितलीय कोण, डाइहाइड्रल एंगल। ठीक है, द्वितलीय कोण में परिवर्तन आता है, में परिवर्तन आता है। ठीक है, द्वितलीय कोण 2 तलों के बीच का कोण। ओके, अब सर कितने तरह के संरूपण बनते हैं? देखो बहुत तरह के संरूपण बनते हैं। जैसे अभी ये दोनों एक दूसरे के सामने, दोनों के बीच में एंगल एकदम 0 है, थोड़ा घुमाएंगे 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 40, 50, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 120, ऐसे ऐसे 180 अलग अलग डिग्री के कोण बनेंगे। तो जब तक इस पीछे वाले परमाणु का हाइड्रोजन आगे वाले परमाणु के जस्ट सामने है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे कम है, एकदम आमने सामने। जैसे अब दूर गए, थोड़ा सा मैं आगे वाले को रोक करके, पीछे वाले को रोक करके आगे वाले को घुमा रहा हूं, थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब देखो दोनों उंगलियों के बीच में दूरियां ज्यादा होगी, ऊपर से ऊपर देखो, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। डिस्टेंस सबसे ऊपर वाला हाइड्रोजन और नीचे वाला हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर चला गया, ये यहाँ है वो यहाँ है, तो दूरियां इतनी ज्यादा हो गई। पहले दूरियां इतनी सी थी, अब दूरियां बढ़ गई, हाँ या ना? तो बेटा यहां पर हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन के जस्ट सामने था, तो प्रतिकर्षण ज्यादा था, क्योंकि दोनों परमाणु पास पास, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस बंध के इलेक्ट्रॉन पास पास। लेकिन अब दूर चले गए तो प्रतिकर्षण कम हो गया, परमाणुओं में भी और इलेक्ट्रॉनों में भी। तो ये संरूपण अलग अलग इस वजह से ही बनते हैं, क्योंकि किसी रूप में कम स्टेबिलिटी होती है, किसी रूप में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो यहां पर अब हम बात करेंगे संरूपण में सर्वाधिक स्थायी संरूपण कौन सा होता है?
सबसे पहले आएगा सर्वाधिक स्थायी संरूपण, सर्वाधिक स्थायी संरूपण। सर्वाधिक स्थायी संरूपण हमें कब प्राप्त होता है? जब आगे वाले का हाइड्रोजन पीछे वाले के जस्ट अपोजिट हो, उससे दूर हो। ठीक है, अच्छा चलो इस तरह से मैं बता देता हूं। ठीक है, जस्ट अपोजिट वाला का तो केस वो अलग आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये मेरे पास आगे वाले परमाणु हैं, वैसे 3 होते हैं लेकिन अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास टोटल यहां पर चीजें नहीं। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो 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 हेलो। अरे पढ़ाते पढ़ाते ना। ओके, हेलो 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 जी, हेलो। बेटा कितनी देर से आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अभी भी आवाज नहीं आ रही है?
हेलो यार, अभी यहां से तो हेलो, अभी जब मैं पढ़ा रहा था आवाज तो सही चल रही थी, 5 मिनट से आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी सही आ रही है आवाज? हेलो, अब सही आ रही है। उनको बोल दो सर, ये मेरे को परेशान कर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। हेलो, जब आप अच्छा 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 अच्छा, मैंने उस टाइम पर म्यूट कर दिया होगा। ओके, अच्छा पुराना दोबारा शुरू से बताता हूँ, ठीक है। जब मैंने साइड में गया ना कि मुझे लगा एक्स्ट्रा शोर होगा, तो इस वजह से मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। ओके, हाँ जी, अब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 1 मिनट में इसको देख ही लेता हूँ ढंग से अच्छे से, ठीक है। हाँ, आवाज का देख रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, तो जरा देखो ध्यान से यहाँ पर से, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है प्रॉपर। संरूपण हम पढ़ रहे थे। संरूपण में मैंने आपको ये तो बता ही दिया था। अब एल्केनो के संरूपण हम पढ़ रहे थे, तो एल्केनो के संरूपण में हमने ये देखा था कि जब अपन संरूपण बनाते हैं तो बंद लंबाई, बंद कोण, इनमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ द्वितल में चेंज आता है, द्वितलीय कोण में चेंज आता है। 2 परमाणुओं के आगे वाला परमाणु और पीछे वाले परमाणु के बीच का ये तल है, ये तल, ये है द्वितल, ठीक है। इसमें चेंज आता है, ओके, और किसी में चेंज नहीं आता है। अब इसमें अगर हम बात करें, सर्वाधिक स्थायी संरूपण को कहा जाता है सांतरित संरूपण, जो कि थीटा बराबर 60 डिग्री पे प्राप्त होता है। थीटा बराबर 60 डिग्री पे कैसे? जैसे कि मान लो ये है आगे वाला कार्बन, इससे 3 परमाणु जुड़े हुए हैं इस तरीके से, इससे 3 परमाणु जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ये 1 2 3। और अगर पीछे वाला भी सेम ऐसे ही सीधा हो, तो आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए एटम पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए एटम्स को ढक लेंगे, तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए परमाणुओं के बीच में पीछे वाले परमाणु हो, देखो इसका वाई सीधा है, तो यहां पर ऐसी शेप ये दिखा रहा है। अब देखो ध्यान से, अब मेरे को क्लियर दिख रहा है। तो ये तो था आपके पास, ये है आपके पास पहला परमाणु, ये दूसरा परमाणु, ठीक है, ये आगे वाले कार्बन। और अगर पीछे वाला कार्बन जस्ट दोनों से बीच सेम डिस्टेंस पर हो बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, तो ये यहां से लेकर यहां तक का बंद कोण कितना है? 120 डिग्री। अगर आप मान के चले 2D में, तो ये कितना दिखाई देगा आपको? 120 डिग्री। अब 120 डिग्री है, तो जस्ट ये बीच में इधर भी 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। तो ये है वो आपका सांतरित रूप, जिसमें अगर यहां पर कोई एक परमाणु है, तो यहां पर इसके बीच में और इस, देखो ये वाई और ये इस एटम के बीच में जस्ट यहां पर कितने डिग्री का कोण है बेटा? 60 डिग्री का। अगर आप देखोगे इस तरफ से देखें, अगर हम इस तरफ से हम आंख लगा के देखें, तो हमें ये महसूस होगा, ये महसूस होगा, हम इस दिशा में देख रहे हैं, तो हमें यह महसूस होगा कि यार इन दोनों एटम से सेम डिस्टेंस पर है, जस्ट बीच में। तो यह संरूपण कहलाता है सांतरित संरूपण। और अगर आगे वाला वाई भी सीधा हो, पीछे वाला भी सीधा हो, आगे वाला भी उल्टा हो, पीछे वाला भी उल्टा हो, वो कहलाता है ग्रसित संरूपण, जिसमें आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए एटम पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए एटम्स को ढक ले, तो फिर वहां पे द्वितलीय कोण 0 हो जाएगा। तो ये नोट डाउन कर लेना एक बार। सॉरी यार बच्चों उसके लिए, ठीक है, मैं इतना खो गया था कि पता ही नहीं था, और तुम्हारा पता नहीं अचानक से कैसे हाइड हो गया, ठीक है, क्लियर? ओके। अब इसके बाद सर्वाधिक अस्थायी, अस्थायी संरूपण, सर्वाधिक अस्थायी संरूपण। अब सर्वाधिक अस्थायी संरूपण की बात करें तो उसको कहा जाता है ग्रसित, एक्लिप्स्ड। ग्रसित ये प्राप्त होता है थीटा बराबर 0 डिग्री पर, जब
आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए एटम्स के जस्ट पीछे पीछे वाले कार्बन के एटम्स हो। यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन हो, यहाँ मेथिल है तो यहाँ भी मेथिल हो, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो, ऐसा रूप। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें H लगा देता हूं, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, इसके पीछे ये वाला, इसके पीछे ये वाला। अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो साइड व्यू आपको लेना है। ठीक है, हम इधर से देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें भी यहां पर आप चाहे H लगा सकते हो। तो ये है सांत्रित और ये है ग्रसित। तो ये है सबसे ज्यादा स्टेबल और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि आगे वाला इस हाइड्रोजन के पीछे ये पीछे वाले का है, इस वाले के पीछे ये पीछे वाला है, इसके पीछे ये पीछे वाला है। तो आगे वाले एटम्स ने पीछे वाले एटम्स को ढक रखा है, ओवरलैप कर रखा है, तो वो दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका ग्रसित और ये कहलाता है सांत्रित। और इसके बीच में बनने वाले सारे विषम तलीय स्क्यू कहलाते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब इतना हो गया। अब इसके बाद अगला लिखो, इन दोनों के मध्य बनने वाले अन्य रूप विषम तलीय कहलाते हैं। विषम तलीय, नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, स्क्यू, विषम तलीय कहलाते हैं। तो अगर मैं इनके स्थायित्व का क्रम देखूं, स्थायित्व का क्रम अगर मैं देखूं, तो स्थायित्व के क्रम में सबसे ज्यादा होता है बेटा सांत्रित रूप, सांत्रित रूप। फिर इसके बाद आता है बेटा सांत्रित के बाद विषम तलीय स्क्यू, और फिर सबसे लास्ट में आता है आपके पास ग्रसित। ठीक है, क्योंकि उसमें एटम सबसे नजदीक होते हैं, यहाँ थोड़ा दूर, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस में, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, यह है स्टेबिलिटी का क्रम। हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे अगली बात ये आती है कि सर इन सभी संरूपणों का स्टेबिलिटी सेम क्यों नहीं है। अभी जैसे कि हमने यहां पर बोला कि कुछ प्रतिकर्षण लगते हैं, वो कौन कौन से प्रतिकर्षण होते हैं, कौन कौन से प्रतिकर्षण है जिस वजह से ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, इनमें कुछ प्रतिकर्षण लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार परमाणु परमाणु और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर इनमें दो तरह के प्रतिकर्षण लगते हैं। एक होता है मरोड़ी प्रतिकर्षण, मरोड़ी प्रतिकर्षण, सिंपल सिंपल वर्ड इनको लिख लो, बंधित इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण, यह कहलाता है बंधित इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण। जो बंध में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण। जैसे कि देखो ध्यान से, इसके इलेक्ट्रॉन, इस बंध के इलेक्ट्रॉन और इस बंध के इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण, ठीक है, मरोड़ी प्रतिकर्षण। अगला वांडरवाल प्रतिकर्षण, वांडरवाल प्रतिकर्षण, बंधित परमाणुओं के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण, बंधित परमाणुओं के मध्य प्रतिकर्षण, यह कहलाता है आपका वंडरवॉल प्रतिकर्षण। तो जरा आप, आई होप ये बात तो समझ गए होंगे, अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे कि यार ये प्रतिकर्षण क्या है, क्या किस तरीके से चल रहे हैं, सारी बातें एकदम क्लियर हो गई है। हेलो हेलो जी, हेलो, क्या सारी बातें एकदम, हाँ, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तो ऊर्जा उसकी सबसे कम। क्या बेटा एक बार ये सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, एकदम सब एकदम क्रिस्टल क्लियर है, यहां तक का सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद जीओ से करेंगे बेटा निकिता जी। मरोड़ी, मरोड़ी में क्या है, बस सिंपल
आगे वाला, देखो ये हमारे पास दो कार्बन है, इस आगे वाले के हाइड्रोजन और पीछे वाले के हाइड्रोजन के साथ बंध बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहे होंगे ना बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, देखो ये एक बंध है, ये एक बंध है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस बंध में एक जगह थोड़ी बैठे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, तो घूमते रहेंगे, तो उनके बीच में भी तो प्रतिकर्षण लगता है, ठीक है। मरोड़ी मतलब टॉर्जनल, आपको मरोड़ी शब्द से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। इस बंध के इलेक्ट्रॉन और इस बंध के इलेक्ट्रॉनों में लगने वाला प्रतिकर्षण वो तो मरोड़ी प्रतिकर्षण है, और परमाणुओं के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण आपका वान डर वाल प्रतिकर्षण है। बस ये देखो, ठीक है, क्लियर है मामला, इतनी बात समझ में आई। तो हमने ये देखा कि भाई पहली बात तो संरूपण क्या होते हैं, और एल्केन के ही संरूपण क्यों बनते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त घूर्णन पाया जाता है। संरूपण में दो फेमस नाम आपको पता होना चाहिए, पहला होता है सांत्रित, दूसरा होता है ग्रसित। ग्रसित में एक आगे वाले के परमाणु पीछे वाले परमाणु से, पीछे वाले के परमाणु से ढके रहेंगे, ठीक है, मतलब आगे वाले पीछे वाले एटम के एटम्स को ढक कर रखेगा, और सांत्रित में बीच में रहेंगे। इतना क्लियर, इतना क्लियर, क्या ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के कुछ बेहतरीन टॉपिक्स को जानते हैं। अरे योगेश सैनी बेटा, इसमें कोई टाइम पास नहीं करना है अपन को, ठीक है, आप छोटी क्लास में थोड़ी ना हो यार, ठीक है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा एनिमेशन की जरूरत पड़े, ठीक, ओके, हाँ जी, हाँ। अब यहां पर आप आगे देखो, अब आप यहां पर आगे देखो, ठीक है, वो भी दिखा देंगे, टेंशन मत ले। हाँ, अब यहां पर हम बात करेंगे जैसे कि इथेन के संरूपण, अरे एथेन के संरूपण, तो जैसे कि अभी मैंने एथेन के संरूपण बताए, एथेन के संरूपण बताए, तो अब यहां पर देखो किसी भी अणु को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसी भी अणु को सोहोर्स प्रक्षेप सूत्र के द्वारा बता सकते हैं, वेजडेश प्रक्षेप सूत्र के द्वारा बता सकते हैं, या न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र के द्वारा बता सकते हैं। तो तीनों में से हम अलग तीनों के रूप यहां पे देख सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट स्लाइड दिखा दो बेटा, प्रिंसेस टाइम पे आया करो बेटा। क्लियर? एक मिनट, थोड़ा सा मैं बेटा इसको हाइड कर देता हूं, बस मेरे को यहां पे ये दिखाई दे रहा है और आपके कमेंट्स थोड़ा मिनिमाइज कर दिए मैंने, ठीक है, वरना फिर बार बार कमेंट्स ऐसे चले जा रहे हैं जिनसे फिर फ्लो बिगड़ जाता है। अब इथेन के संरूपण, अगर मैं बात करूं इथेन, तो इथेन अणु का सूत्र क्या होता है बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है इथेन अणु का सूत्र। इथेन अणु का सूत्र होता है CH3 तो जरा देखो, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो इसके सापेक्ष मुक्त घूर्णन संभव हो सकता है, एक परमाणु को रोक करके दूसरे को रोटेट किया जा सकता है। तो यहां पर इथेन के संरूपण बनाने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें सोहोर्स प्रक्षेप सूत्र, सोहोर्स प्रक्षेप सूत्र, तो अभी मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं क्या करूं, इस आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए परमाणु हाइड्रोजन है, और ये पीछे वाला कार्बन है, उससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, आगे वाले के जस्ट पीछे वाले रख दूंगा तो ग्रसित बन जाएगा। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये वाला आगे वाला सीधा वाई, पीछे वाला भी सीधा वाई, तो यहां पर थीटा द्वितलीय कोण कितना है? देखो, आगे वाला जैसा वाई है वैसे ही पीछे वाला, इसके पीछे वो, इसके पीछे वो, इसके पीछे वो, तो यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री है। ये संरूपण है आपका ग्रसित। और अगर मैं इसमें क्या कर दूं, इस आगे वाले को रोक करके पीछे वाले में 60 डिग्री का रोटेशन कर दूं, इसमें 60 डिग्री का रोटेशन कर दूं, तो आगे वाला तो वहीं रहा, उसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करी, लेकिन ये वाला यहां चला जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, इस तरीके से ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये वाला यहां चला गया। तो यहां पर ये कहलाएगा आपका सांत्रित रूप,
क्या कहलाएगा? सांतरित रूप। थीटा बराबर 60 डिग्री पर ये प्राप्त होता है सांतरित रूप। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो सांतरित और ग्रसित ये दो रूप समझ में आया? पहली बात तो आप मुझे ही बता दो कमेंट बॉक्स में, ये सांतरित और ये संरूपण, ये ग्रसित, ये वाला समझ में आया? ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये हो जाएगा लेस स्टेबल। ये क्लियर है बेटा? एकदम सिंपल है। सो हॉर्स ऐसे हम बता सकते हैं। इसी को मैं न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र या वेजडेस प्रक्षेप सूत्र में भी बता सकता हूं। ठीक है, पहला रूप ये। दूसरा इसी का बी, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। हाँ जी, इनके न्यूमैन बना लो। तो न्यूमैन बनाने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब हमने प्रकाशिक समायोता वाला पार्ट पढ़ा था। तो ये आगे वाला कार्बन, आगे वाले कार्बन को डॉट से दर्शा देंगे, आगे वाले कार्बन को डॉट से दर्शा देंगे, पीछे वाले कार्बन को बड़े सर्कल से दर्शा देंगे। आगे वाला कार्बन का सीधा वाई बना दो और पीछे वाले का भी जस्ट इसके पीछे बना दो। तो ये आगे वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यस। पीछे वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यस। तो यहां पर दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, नहीं है। थीटा बराबर 0 डिग्री। कौन सा रूप? ग्रसित रूप, ग्रसित रूप। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, थीटा बराबर 60 डिग्री पर रोटेशन करवा दूं, तो पीछे वाले जस्ट बीच में आ जाएंगे। ये वाला घूम के यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा। तो यहां पे जरा देखो, ये पीछे वाला कार्बन, ये आगे वाला कार्बन, आगे वाले के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करी, ये यहां, ये यहां, ये यहां। पीछे वाला हाइड्रोजन यहां से निकल कर यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं क्लियरली। तो ये ग्रसित है, तो ये है आपके पास सांतरित रूप। क्या इसमें कोई एतराज है आपको? एकदम सिंपल है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है मामला। तो इथेन के ये संरूपण एक ग्रसित है और एक सांतरित है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करें वेजडेस प्रक्षेप सूत्र की, वही बता सकता हूं मैं। अगला देखो, सी वेजडेस प्रक्षेप सूत्र, वेजडेस प्रक्षेप सूत्र। वेजडेस प्रक्षेप सूत्र। तो जरा आपको पता है कि यहां पर एक कार्बन 4 बंध बनाता है चतुष्फल के रूप से, उसमें 2 बंध तो तल में होते हैं, एक तल के आगे होता है, एक तल के पीछे होता है। तो लेट सपोज यहां पर मेरे पास यह बंध तल में है, इस कार्बन का और इस कार्बन का, ये वाला बंध भी तल में है, ये वाला बंध भी तल में है, ये वाला तल के बाहर है और ये वाला तल के पीछे है वाला एटम है। सेम इधर ये तल के बाहर वाला एटम और ये तल के पीछे वाला एटम। ठीक है, यहां पर H लगा रखा था, यहां पे H लगाया हुआ है, यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे H है। ये कौन सा रूप आ गया? इसके पीछे पीछे का एकदम सेम सेम। यहां है थीटा बराबर 0 डिग्री, ये आ गया आपके पास ग्रसित रूप। और अगर हम क्या कर दें, ये आगे जस्ट थोड़ा सा इसको और घुमा दो, पीछे वाला पीछे ही रहेगा, ये थोड़ा सा हल्का सा आगे आ जाएगा। ठीक है, आपको जस्ट मैं इनको ये बता रहा हूं कि आगे वाला हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। अब जरा देखो यहां पे थीटा बराबर 60 डिग्री का मैंने रोटेशन करवा दिया इस वाले के अंदर, इसको फिक्स रखा, एक को घुमा दिया, किसी भी एक को घुमा दो, इसको घुमा दो या उसको घुमा दो, हम इसको फिक्स रख रहे हैं, इस वाले को घुमा दो। ठीक है, तो यहां पर ये H, ये इधर वाला बोन, ये इधर वाला एटम, यहां पे H, यहां पे H। अब जैसे ही घुमाएंगे ये वाला हल्का सा इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये वाला हल्का सा इधर आ जाएगा और ये वाला यहां पे चला जाएगा, ताकि आप देख सके हाँ यार ये वाला जो पीछे वाला था ना अब यहां पे आ चुका है, ये आगे वाला जो यहां था वो यहां जा चुका है, जस्ट यहां पर ये सीन बन जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? एकदम क्लियर है?
आगे वाला इधर आ गया, पीछे वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया। ठीक है, देखा जाए तो ये जो पीछे वाला है ना, ये जो जस्ट तल में था वो पीछे चला गया, पीछे वाला अब यहाँ पे ये जो पीछे वाला था तल में आ गया, आगे वाला आगे ही है। क्या बोल रहा हूं मैं, आगे वाला आगे है, ये जो तल में था वो पीछे चला गया और पीछे वाला तल में आ गया। अगर देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाता है। लेकिन सिंपली यहाँ पर अगर हम एटम को देखें, ये जो बंद यहाँ था घूम के यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम क्लियर है, एकदम विजिबल है। बस आपको ये देखना है कि यार आगे वाले का वाई सीधा है, पीछे वाले का भी सीधा है तो ग्रसित है, इसका सीधा इसका उल्टा सांत्रित, खत्म बात। ये सांत्रित रूप बन जाएगा। हमें इस बात पे फोकस करना है। ठीक है, फिशर बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन किरेल नहीं है, किरेल का ही फिशर रूप बनता है। ये बात समझ में आ गई? डन है ना मामला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने इथेन के संरूपण बनाए, ऐसे हम प्रोपेन के ही बना सकते हैं, ऐसे हम ब्यूटेन के ही बना सकते हैं। लेकिन हमारे ज्यादा काम का कौन है? ब्यूटेन। ब्यूटेन में अलग अलग तरह के संरूपण बनते हैं जो हमें बढ़िया से समझने, बढ़िया से जानने, वो हम पढ़ेंगे। क्लियर है भैया ये सब? सोहोर्स, वेज न्यूमेन, वेज डैश। अब अगला देखो यहां पर, आप अगला है ब्यूटेन के संरूपण, एन ब्यूटेन के संरूपण। प्रोपेन के ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना काम के आते नहीं है। एन ब्यूटेन के संरूपण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम डायरेक्ट ये देखेंगे। एन ब्यूटेन के संरूपण, एन ब्यूटेन के संरूपण। अब जरा देखो बच्चों ध्यान से, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3, CH2, CH2, CH3, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें टोटल 4 कार्बन है। अब यहां पर इसके ज्यादा संरूपण कब बनते हैं? देखो, अगर मैं इस बंद के अलोंग रोटेशन करवाता हूं तो 2 ही संरूपण बनते हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक एथिल समूह लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे वाले में तीनों हाइड्रोजन है, पीछे वाले, अब आगे वाले में 3 हाइड्रोजन है ना सेम, और पीछे वाले में 2 समान हाइड्रोजन है, तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा 2 ही संरूपण बनते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहां पर ब्यूटेन वाला ये एक आपको ये बना देता हूं, बनाना नहीं है, ये मैंने ले लिया आपका प्रोपेन। अगर मैं किसी एक बंद को रोटेट कर रहा हूं तो इस कार्बन से क्या लग रहा है? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, H H H। इस कार्बन में क्या है? 2 हाइड्रोजन और एक CH3, 2 हाइड्रोजन और एक CH3। तो मैंने 2 जगह H लगा दिया, एक जगह CH3 लगा दिया। अगर मैं यहां से रोटेट करूंगा तो इस कार्बन से 2 H तो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या है? एथिल है, तो यहाँ पे CH3 की जगह एथिल आ जाएगा, बस। और क्या फर्क पड़ेगा? यहां पर मेथिल था, यहां एथिल हो गया, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये अभी एकदम क्या है? जस्ट पीछे पीछे एक दूसरे के, तो ये ग्रसित रूप है। अगर मैं इसमें रोटेशन कर देता हूं, अगर मैं इसमें रोटेशन कर देता हूं तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये सांत्रित रूप बन जाएगा। मेथिल यहां से यहां आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 ही रूप बनेंगे। लेकिन अगर मैं दूसरे और तीसरे नंबर वाले कार्बन के बीच में रोटेशन करता हूं बेटा, तो बहुत ही गजब की चीज देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, तो आइए फटाफट से इनको देख लेते हैं, अंतिम टॉपिक्स चल रहे हैं अपने, इनको भी बढ़िया से मजे में खत्म करते हैं। तो एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अगर हम C2 और C3 वाले कार्बन के बीच में रोटेशन करवाते हैं, इनके बीच में रोटेशन करवाते हैं, तो हमें 4 संरूपण। अब देखो, मेरे पास इस कार्बन और इस कार्बन को ही देखना है, बस यही 2 मेन कार्बन है, और मैं इनके क्या बनाऊंगा? डायरेक्ट न्यूमेन सूत्र बनाऊंगा। मेरे पास ये फ्रंट वाला कार्बन है और ये पीछे वाला कार्बन। मैं अणु को इधर से देखूंगा, मेरे को इस कार्बन को देखना है और इस कार्बन को देखना है, बाकी को आपको भी भूल जाना है। मैं इसका न्यूमेन सूत्र बना रहा हूं।
तो ये है मेरे पास फ्रंट वाला कार्बन, इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, 1 मेथिल जुड़ा हुआ है, पक्की बात। इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 मेथिल जुड़ा हुआ है, पक्की बात। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन 1 मेथिल जुड़ा हुआ है, 3 समूह हो गए। मैंने ऊपर ही ऊपर लगा दिया मेथिल, उल्टा वाई बना सकता हूं, सीधा वाई बना सकता हूं, ठीक है। और ये पीछे वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन मैंने गोल सर्कल कर दिया, ओके। इस वाले से भी 2 हाइड्रोजन और 1 मेथिल जुड़ा हुआ है, यस। तो यहां पर ये है मेरे पास फ्रंट वाला कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है 1 CH3 2 हाइड्रोजन, और इसके जस्ट पीछे वाला कार्बन उससे भी जुड़ा हुआ है CH3, इधर H और इधर H। तो यहां पे जरा देखो, मेथिल के पीछे मेथिल है, H के पीछे H है, H के पीछे H है, समान समूह के पीछे, तो यहां पर प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा है। तो यह वाला क्या है, ग्रसित संरूपण है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण ग्रसित कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है पूर्ण ग्रसित, फुल्ली एक्लिप्स्ड, पूर्ण ग्रसित, 0 डिग्री पर यह प्राप्त होता है। लेकिन अगर मैं इसमें बेटा 60 डिग्री का रोटेशन करवा दूं, 60 डिग्री का रोटेशन करवा दूं, आगे वाले को रोक करके पीछे वाले को, इस मेथिल को यहां लेके आ जाऊं, H को यहां लेके आ जाऊं, तो क्या चेंज हो जाएगा, जरा देखिए आप। ये मेथिल यहां पर, ये H यहां पर, ये H यहां पर, इस मेथिल को घुमाकर यहां लेकर आ गए, यहां लेकर आ गए, यहां लेकर आ गए, ओह H, यहां H है और यहां H है। इस वाले संरूपण का नाम क्या होगा, पीछे वाले का आगे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, बस यहां पे लेकर आ गया। अब आप जरा देखोगे इन दोनों में जो एंगल है बेटा, वो 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हमने 60 डिग्री घुमाया है। ये वाला सांत्रित है, ये वाला संरूपण क्या है, सांत्रित है। ये ग्रसित था, ये सांत्रित है, लेकिन इसका नाम होता है एक, इस संरूपण को बोलते हैं ब्यूटेन में अगर समान परमाणु के पीछे हो तो वो तो कहलाता है पूर्ण ग्रसित। क्या कहलाता है, पूर्ण ग्रसित। कब, जब समान एटम के पीछे हो, क्लियर है। और यहां पर जो बड़े बड़े समूह हैं एक दूसरे के पीछे तो नहीं है, लेकिन अगल बगल में ही है, इधर हो या उधर हो, इधर है, ये कहलाता है सांत्रित। लेकिन सांत्रित में भी इसका नाम होता है गोश, इसका नाम होता है गोश, गोश रूप, यह है इसका गोश रूप, गोश रूप, ठीक है। अब मैंने इसको और घुमाया, थीटा बराबर 60 डिग्री पे फिर घुमाया, इसी रूप को 60 डिग्री पे और घुमाया। ये मेथिल इसके पीछे चला जाएगा, ये आगे वाला कार्बन, यहां पे CH3, यहां पे H, यहां पे H, आगे वाले के साथ कोई छिड़कानी नहीं करी। पीछे वाला CH3 इसके पीछे चला गया, छुप गया इसके पीछे, ये यहां चला गया और ये वाला यहां चला गया। क्या ये भी ग्रसित है, ये भी ग्रसित है, लेकिन यहां मेथिल के पीछे मेथिल था, यहां हाइड्रोजन के पीछे मेथिल है, तो समान समूह के पीछे नहीं है। ये है कम, फुल्ली एक्लिप्स्ड, ये है पार्शियल एक्लिप्स्ड, आंशिक ग्रसित, इसको बोला जाता है आंशिक ग्रसित। आंशिक ग्रसित, यह है आंशिक ग्रसित, यह कहलाता है आपका आंशिक ग्रसित। और भाई साहब इतना ही नहीं, अगर मैं इसमें और थीटा बराबर 60 डिग्री का रोटेशन करवा दूं तो ये मेथिल यहां पे आ जाएगा, जस्ट यहां पे CH3, यहां पर H, यहां पर H। अब जैसे ही 60 डिग्री का रोटेशन और करवाया, अब मेथिल जस्ट यहां आ गया, पहले वाले के जस्ट अपोजिट आ गया, हाइड्रोजन यहां चला गया, हाइड्रोजन यहां चला गया। यह कहलाता है आपका जस्ट मेथिल समान बड़े समूह एक दूसरे के अपोजिट आ गए, अब हम सबसे कम प्रतिकर्षित होंगे। यह कहलाता है एंटी या विपक्ष रूप, एंटी फॉर्म। इंग्लिश में बोला जाता है इसको एंटी फॉर्म और हिंदी में बोला जाता है विपक्ष रूप। है ये भी सांत्रित, ये भी सांत्रित, ये भी सांत्रित, लेकिन इसमें स्पेशल नाम होता है इसका एंटी फॉर्म, विपक्ष रूप, और ये है आपका गोस रूप। समझ में आए? तो ये 4 संरूपण बनते हैं। अगर
वापस से इधर घुमा दूंगा और घुमा दूंगा 60 डिग्री पर, मेथिल H के पीछे चला जाएगा, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आंशिक ग्रसित में। ठीक है, फिर अगली बार और घुमा देंगे, मेथिल इधर आ जाएगा, वो गोश में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर घुमा देंगे, फिर वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये 4 रूप समझ में आया बेटा? एक बार इनको देखो और मुझे बताओ, क्लियर है आपको ये 4 रूप? क्लियर है ये 4 रूप? एक बार ये बता दो, ये 4 रूप क्लियर है? योगेश जी, जुगनू, क्लियर है बेटा? पूर्ण ग्रसित, मेथिल के पीछे मेथिल, साइड में आ गया मेथिल, गोश, हाइड्रोजन के पीछे मेथिल है, एक ग्रसित तो है लेकिन ये पूर्ण रूप से ग्रसित नहीं है। ठीक है, ये पार्शियल ग्रसित, पार्शियल। ठीक है, ये गोश रूप। गोश रूप बेटा ये है, ये वाला रूप गोश रूप है, इसको गोश रूप बोला जाता है, जैसे उसको विपक्ष बोला जाता है ना, इसका नाम है गोश रूप। ठीक है, समझ में आया? इसका नाम होता है गोश रूप। क्लियर है? इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अब मुझे बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? स्थायित्व सबसे ज्यादा किसका है? स्थायित्व का क्रम। अब खुद बताओ, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? विशाल जी अभी थोड़ा रुको इस पर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? क्या एंटी? क्योंकि जस्ट मेथिल मेथिल एक दूसरे से दूर है, प्रतिकर्षण सबसे कम होगा। एंटी फॉर्म हिंदी में लिख देता हूं यार, विपक्ष। विपक्ष सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद विपक्ष के बाद अगला, विपक्ष के बाद कौन आएगा? विपक्ष, अरे इसका नाम गोश है, बाकी तुम अपने आप देख सकते हो। दूसरा आंशिक ग्रसित या गोश। देखो ये भी ग्रसित है, ये भी ग्रसित है। ग्रसित रूप तो कम स्टेबल होता है ना। ये क्या है? सांत्रित है। ये भी क्या है? सांत्रित है। ये ग्रसित, ये दोनों ग्रसित, ये दोनों सांत्रित। तो सांत्रित ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब इन पहले और तीसरे तो कम स्टेबल होंगे, लेकिन दूसरे और चौथे ज्यादा स्टेबल होंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सबसे ज्यादा स्टेबल विपक्ष। फिर आता है आपके पास यहां पर गोश, क्योंकि एटम दूर चले गए, यहां पर वापस पास आ गए ना, जस्ट आगे पीछे। ठीक है, फिर आएगा गोश, गोश रूप। फिर आएगा आपके पास आंशिक ग्रसित, फिर आ जाएगा आपके पास पूर्ण ग्रसित। हाँ जी, अगर आपसे ऊर्जा का क्रम पूछ लिया जाए तो किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? ऊर्जा का क्रम पूछ लिया जाए तो ऊर्जा का क्रम पूछ लिया जाए तो उल्टा हो जाएगा। जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कम, जो कम स्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, जस्ट अपोजिट कर दो, एकदम सिंपल है। ठीक है, एन ब्यूटेन के ये 4 संरूपण पाए जाते हैं। आपको इन चारों के बारे में पता हो गया। चारों संरूपण क्लियर है बेटा आपके फिंगर टिप्स पे? चारों संरूपण क्लियर है आपके फिंगर टिप्स पे? विपक्ष, गोश, आंशिक, पूर्ण ग्रसित। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है यार, आपको बस सिंपल ये देखना था, आगे वाले पे जैसे समूह लगे हुए वैसे ही पीछे वाले पे लगे हुए हो। जैसे कि देखो ध्यान से, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे बी आर लगा दिया, यहाँ पे बी आर लगा दिया, यहाँ पे एच 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 लगा दिया। बताओ ये पूर्ण ग्रसित है कि आंशिक ग्रसित है? ये मैंने एक संरूपण बना दिया, ये पूर्ण ग्रसित है कि आंशिक ग्रसित है? सर ये पूर्ण ग्रसित है, क्योंकि ब्रोमीन के पीछे ब्रोमीन है, बड़ा समूह के पीछे बड़ा समूह है। ठीक है, और अगर मैंने यहीं पर क्या कर दिया, ये बी आर, ये यहाँ पे एच, ये यहाँ पे एच, यहाँ पे बी आर लगा दिया, यहाँ पे एच लगा दिया, यहाँ पे एच लगा दिया, तो ग्रसित तो अब भी है, लेकिन अब पूर्ण ग्रसित नहीं है, क्योंकि बड़ा समूह के पीछे बड़ा समूह नहीं है। ये है आंशिक ग्रसित। और अगर मैं यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है, अगर मैंने यहां बी आर लगा दिया, ठीक है, यहां एच लगा दिया, यहां एच लगा दिया, यहां बी आर लगा दिया, ठीक है ना, और
यहाँ पे H, यहाँ पे H लगा दिया, ये कौन सा रूप बन गया सर? सांतरित है। लेकिन अगर मैं पूछूं गोश रूप है कि कौन सा रूप है, एंटी है कि गोश है, तो आप जरा देखो, दो बड़े समूह तो है लेकिन जस्ट एक दूसरे के पीछे भी नहीं है, जस्ट एक दूसरे के सामने भी नहीं है, तो ये वाला रूप कहलाता है आपका गोश। भले भी यार इधर हो या उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इनको आराम से देख सकते हो। बेटा गोश की स्पेलिंग GOUCHE होती है, ठीक है, कहने की बात ये है, GOUCHE, गोचे, ठीक है, इसकी स्पेलिंग ये होती है। तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से। अरे जिसकी ऊर्जा जो ज्यादा स्टेबल होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी ऊर्जा कम होती है बेटा, जो ज्यादा स्टेबल है उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होती है, और जो स्टेबल कम है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ गोचे, वेरी गुड रोहित, क्लियर। तो यहां पर इतना क्लियर है, यहां पर इतना क्लियर है। ये तो था एल्केनो के संरूपण। अब अगला आता है आपके पास कौन सा? अगला आता है, जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे कि देखो ध्यान से, पहला, सर नींद आने लगी है। बेटा इतना भी बुरा टॉपिक नहीं है कि नींद आ जाए, ठीक है, इतना भी बुरा टॉपिक नहीं है कि नींद आ जाए तुम्हें, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहो, एनर्जी लाओ अपने अंदर। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से सर्वाधिक स्थायी संरूपण होगा। निम्न में से सर्वाधिक स्थायी संरूपण होगा। क्वेश्चन नोट करना बेटा साथ के साथ। हाँ जी, अरे इसमें समझने में कुछ नहीं है बेटा। अगर बड़े बड़े समूह एक दूसरे से ज्यादा दूर हो वो तो ज्यादा स्टेबल होता है, अगर पास पास हो तो सबसे कम स्टेबल होता है, सीधी बात ये। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो आप न समझ पाओ। सीधी गणित मेरे को ये समझ में आती है इन कंपाउंड में कि अगर जो समान समूह है, अगर वो जस्ट एक दूसरे के पीछे, तो वो हाईली अनस्टेबल, एक दूसरे से जितना दूर वो उतना ज्यादा स्टेबल। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो समझ में ना आए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि जो इसमें समझ में ना आए। अब इसमें से आपके 4 रूप लिखे हुए हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो पहली बात तो सांत्रित रूप ज्यादा स्टेबल होता है। ये ग्रसित है, ये वाला ग्रसित है, तो इन दोनों में से ही कोई एक कंपाउंड होगा जो कि करेक्ट होगा। ए और डी में से ही कोई एक होगा। अब यहां पर ये एथिल और मेथिल एक दूसरे के नजदीक है, यहां पर मेथिल और एथिल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ वाला हो गया ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना लगानी है मेरे भाई, हाँ या ना? तो आराम से आप कर सकते हो, कोई इतना ज्यादा झमेला नहीं है इनमें जितना तुम सोच रहे हो, जैसा तुम दिखा रहे हो मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, ओके। अब इसी की जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से स्थायी संरूपण होगा। निम्न में से स्थायी संरूपण होगा। यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं है, यहां लिख देता हूं मैं, ऑप्शन नंबर 1 है।
अब इसमें से देख के बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। हाँ जी, ए और बी सेम है। सॉरी, आई मेड मिस्टेक। ठीक है, ए और बी सेम कैसे बन गया यार, इतना सोचने के बावजूद भी। बेटा यहां पे OH कर देना बस। ठीक है, अब देख लो, बस देख लो, इतना सा कर दो, इधर H लगा दो, इधर OH कर दो। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, कौन ज्यादा स्टेबल है? ए वाला विकल्प होगा। क्यों होगा रोहित ठाकरे? मैंने चेंज कर दिया है। अब देखो, अब आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो जरा देखो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, समझ में आई मेरी बात? ये क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। तो अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, हमें ये पता है कि भाई एंटी रूप ज्यादा स्टेबल होता है, हमेशा 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 होता है। लेकिन अगर कहीं पर कुछ दूसरे इफेक्ट लग जाए, जैसे कि H बॉन्डिंग लग जाए, H बॉन्डिंग लग जाए, तो उससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है कंपाउंड को। तो अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, अरे ये दोनों तो, अगर मैं यहां पे जरा देखूं ध्यान से, ये वाला तो लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि ये तो ग्रसित है, ये तो ग्रसित संरूपण है, इसको तो हटा ही देंगे। अब इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को आपको देखना है। आपने इसमें बिल्कुल देखा कि सर मेथिल के सामने मेथिल है, OH के सामने OH है, H के सामने H है, हमारा B होगा, डेफिनेटली होगा। और सर यहां पर CH3 नजदीक है, यहां पे OH नजदीक है, ठीक है, OH नजदीक यहां पे भी है, CH3 अपोजिट है, तो सर यहां तो CH3 पास है, प्रतिकर्षण ज्यादा है, यहां पे कम है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक का चुनाव करना है। सर ए भी नहीं होगा क्योंकि मेथिल यहां दूर है, तो सर ये भी नहीं होगा, सर बी होगा। क्या मेरी बात कर रहे हो? क्या बी होगा? क्या बी होगा? क्या बी होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, परंतु होता क्या है बेटा, बी नहीं होता। इसमें बी होना चाहिए था, परंतु ये नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या कारण है उसका? H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। यह OH इस OH के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है। कैसे? देखो ध्यान से, H बॉन्डिंग, यहां पर OH और H के बीच में क्या हो जाता है? H बॉन्डिंग हो जाता है। H बॉन्डिंग के कारण यह वाला सांत्रित रूप ज्यादा स्टेबल है। इसमें देखो, दोनों मेथिल आमने सामने, एकदम बढ़िया, दोनों OH पास पास है, ये वाला OH इस OH के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है, इस वजह से उस कंपाउंड को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। 1 और 2 सेम कहां है बेटा? इसमें OH अपोजिट है, तो यहाँ H बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। मेथिल अपोजिट है, उसमें भी है, यहाँ पे OH के अपोजिट होने से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर उनको मिल जाता है। याद है कीटो इनोल चलावयता में मैंने आपको पढ़ाया था कि इनोल रूप, वैसे तो कीटो रूप की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन कुछ केस में इनोल की मात्रा ज्यादा हो जाती है जब इनोल में H बॉन्डिंग आ जाए। याद है? हाँ या ना? क्या याद आ रहा है क्या बेटा? याद आ रहा है क्या आपको? याद आ रहा है क्या आपको? इसीलिए तो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, पहला वाला क्वेश्चन आपके जैसा, दूसरा वाला क्वेश्चन फिर अलग। हाँ है ना? सेकंड वाले में H बॉन्डिंग नहीं हो सकती, दूर है ना, अपोजिट है, इसलिए इसको स्टार लगा लेना। तो ये क्लियर हो गया बेटा? हाँ या ना? ये PYQs में ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो समझ में आई मेरी बात? क्या ये बात क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। H बॉन्डिंग की वजह से ये वाला सांत्रित रूप ज्यादा स्टेबल होता है, सेकंड वाले में H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी मेरे भाई, ऑक्सीजन OH दूर दूर है,
एच बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में आ जाए, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है तो एच बॉन्डिंग हो जाता है। OH और H के बीच में थोड़ी ना होगा मेरे भाई, ठीक है, OH और H के बीच में होता है। D क्यों नहीं बेटा? D में क्यों होगा? आप यहाँ एच बॉन्डिंग तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों मेथिल मेथिल पास आ गए ना, इसमें प्रतिकर्षण है। यहाँ पे एच बॉन्डिंग भी, मेथिल मेथिल दूर भी है, तो इस वजह से डी भी नहीं होगा। क्लियर है मामला? ओके, अब आगे। तो ये था एल्केनो के अंदर संरूपण। एल्केनो में हम संरूपण बना सकते हैं, बढ़िया से अच्छे सारी बातें देख सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब आता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, साइक्लो एल्केनो के संरूपण। साइक्लो एल्केन, अरे यार, साइक्लो एल्केन के संरूपण, साइक्लो एल्केन के संरूपण। हाँ जी, अभी तो आप ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट किए हो बेटा, ठीक है। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको हर जगह अरे पढ़ाएंगे दिया गुप्ता जी, टेंशन मत लो, पहले भी ये पढ़ो। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, साइक्लो एल्केन के संरूपण के बारे में मैं बात करूं तो साइक्लो एल्केन के भी संरूपण होते हैं कुछ के। उससे पहले एक वैज्ञानिक है, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक वैज्ञानिक थे बेयर वैज्ञानिक। बेयर ने एक विकृतिवाद का सिद्धांत दिया। बेयर ने यह कहा कि जिस ज्यामिति में सबसे ज्यादा तनाव होता है वो अनस्टेबल होती है। जिस ज्यामिति में सबसे ज्यादा तनाव होगा ना, वो चक्रीय वलय उतनी ज्यादा अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो याद करो, मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन 3 सदस्यीय वलय नहीं बनाता क्योंकि वो अनस्टेबल होती है। हाइड्रोजन के बारे में मैंने बोला था एकल दंतुक लिगेंड होता है, वो द्विदंतुक नहीं होता। क्या कारण है? क्योंकि वो 3 सदस्यीय वलय नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वो अनस्टेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें तनाव ज्यादा होता है, ये बताया था बेयर ने। तो जरा देखो ध्यान से, पहले मैं यहां पर आपको इसमें लेके चलूं तो इससे पहले यहां पे मैं आपको बता देता हूं बेटा, बेयर के अनुसार, बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत के अनुसार जिन चक्रीय संरचनाओं में, जिन चक्रीय संरचनाओं में तनाव अधिक होता है वह अस्थायी होती है। तो बेयर के अनुसार स्थायित्व का क्रम, जरा देखना मेरी बात ध्यान से। साइक्लो एल्केन 3 कार्बन से बनता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। सुनना मेरी बात, अब ध्यान सुनना बच्चों। यह है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में बंद कोण कितना होता है बेटा? 60 डिग्री का। यहां पे 60 डिग्री का कोण है। यह है आपका समकोण 90 डिग्री का। इसमें होती है संरचना, ये जो पेंटागोनल है, यहां पे होता है 108 डिग्री का कोण, और यहां पर होता है बेंजीन में 120 या साइक्लोहेक्सेन में 120 का बॉन्ड एंगल। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कायदे की बात यह है कि सर ये कार्बन तो sp3 संकृत है ना, ये वाला कार्बन sp3 है, ये वाला sp3 है, ये वाला sp3 है, ये वाला sp3 है, तो आप ये 90 डिग्री 60 डिग्री कोण क्यों लिख रहे हो? क्योंकि वो मेंटेन ही नहीं रह पाता। होना चाहिए था ये वाला कार्बन sp3 संकृत है, ये वाला कार्बन sp3 संकृत है, ये वाला सब sp3 संकृत है, तो आपको ये बोलना चाहिए था ना कि सर यहाँ 60 डिग्री क्यों आएगा, यहाँ तो 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण होना चाहिए। बोलो हाँ के ना? क्योंकि सारे sp3 है, लेकिन अगर चक्रीय संरचना बनाएगा तो उनको तो झुकना पड़ेगा ना। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर
60 डिग्री का कोण बन पा रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री। 109 डिग्री से तो बहुत कम है भाई। 49 डिग्री के बंद कोण का फर्क पड़ रहा है। तो ये बहुत ही अनस्टेबल है। बेयर ये बोलता है ये 90 डिग्री का, यहां 109 तक जाना है तो लगभग 19 डिग्री का फर्क पड़ रहा है। 108 ये उसके आसपास है। 120 अरे तो ज्यादा हो गया। तो तनाव अगर देखा जाए बेयर के अनुसार सबसे ज्यादा इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें बहुत कम है और इसमें सबसे ज्यादा है। तो बेयर ये बोलता है कि पंच सदस्यीय वलय सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। इनऑर्गेनिक में भी यही होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर्ड रिंग। तो जब आपने लिगेंड पढ़े थे किलेट वलय, हमारी मोस्टली 5 मेंबर्ड ही बनी थी। पढ़ा था ना हमने किलेट वलय, किलेट रिंग बनी थी, तो मोस्टली 5 मेंबर्ड ही क्यों बन रही थी? वो ज्यादा स्टेबल हो रही थी। इस वजह से जो लिगेंड था वो 5 मेंबर्ड रिंग बना करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा था। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। क्यों? क्योंकि पंच सदस्यीय वलय में तनाव सबसे कम होता है। क्या वो पुराना कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो रहा है? कोई भी लिगेंड हो वो जनरली 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है, सिर्फ एसी को छोड़ करके, एसिटाइल एसिटोनेटो जो कि 6 मेंबर तक जाता था। बाकी कहा जाए तो पंच सदस्यीय वलय सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। कल की कोई छुट्टी नहीं है। किस बात की? तो यहां पर बेयर के अनुसार पंच सदस्यीय वलय सर्वाधिक स्थायी होती है। और वास्तव में होता भी यही है। वास्तव में होता भी यही है। परंतु साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोएल्केन होता है। सिर्फ साइक्लोएल्केनों में मैं बात कर रहा हूं, सब में बात नहीं कर रहा हूं। अगर साइक्लोएल्केनों में देखा जाए सबसे स्टेबल साइक्लोहेक्सेन होता है। परंतु अब आएगा परंतु साइक्लोएल्केनों में सबसे अधिक स्थायित्व साइक्लोहेक्सेन का होता है। साइक्लोहेक्सेन का होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल यही होता है। अगर मैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन में कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल ही होता है। बेयर का सिद्धांत अभी हमने पढ़ा कि भैया पंच सदस्यीय वलय सबसे ज्यादा स्टेबल होती। फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि प्रायोगिक आंकड़े इसी का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है साइक्लोएल्केनों में, बाकियों में नहीं है। वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 5 मेंबर रिंग है, बाकी पूरी केमिस्ट्री में 5 मेंबर रिंग ही ज्यादा स्टेबल होती है। परंतु अगर साइक्लोएल्केनों की बात की जाए, भाई साहब 6 मेंबर रिंग को ये ज्यादा फेवर करते हैं। 6 मेंबर रिंग ज्यादा फेवरेबल होती है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन अलग अलग रूपों में पाया जाता है। वो अपनी फॉर्म को डिफॉर्म कर लेता है, ठीक है, एडजस्ट कर लेता है। हाँ या ना? हाँ, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो यहां पर सर साफ साफ कहिए, साफ साफ यही है बेटा कि ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन है, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन है। इसके संरूपण बनते हैं, हेक्सेन है, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन है। ये साइक्लोहेक्सेन अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है? ये तुम्हारा कुर्सी रूप में पाया जाता है।
देखो ध्यान से देखना, मेरे साथ साथ बनाते जाना। एक आडी लाइन खींचो, इसके समानांतर एक और आडी लाइन खींचो। अरे यार, एक आडी लाइन, इसके समानांतर एक और आडी लाइन। एक रूप तो ये चेयर फॉर्म, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेयर फॉर्म में पाया जाता है। पहला ये है आपका कुर्सी रूप, कुर्सी रूप। दूसरा बोट, नौका रूप, दोनों ऊपर कर दो, नाव बना दो, नौका रूप इसमें पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, ओके। एन बन गया, ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको। तीसरा, इसको ट्विस्टेड बोट, ऐसे आपको ये दिखना चाहिए, ये आगे की तरफ बन दे, ये आगे वाला है, वो पीछे वाला है, ये आगे वाला है, ये पीछे। 1 2 3 4 5 6, यहां कोई कार्बन नहीं है। ये है नाव को ही मोड़ दिया, ट्विस्टेड बोट, इसको कहा जाता है मुड़ी नौका, मुड़ी नौका रूप। और एक होता है हाफ चेयर, एक तरफ तो कुर्सी है और इधर बस ऐसे, ये है हाफ चेयर, अर्ध कुर्सी। साइक्लोहेक्सेन इन 4 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। वेरी गुड। किसका दांत है ये सर? ये दांत वात नहीं है, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन के अलग अलग रूप होते हैं जो कि देखे गए। साइक्लोहेक्सेन इस रूप में अनस्टेबल था तो ये अपने आप को डिफॉर्म कर लेता है, ठीक है। इनमें 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 ये ट्विस्ट हो जाता है, मतलब इसको घुमाया जा सकता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन के संरूपण बनते हैं, ठीक है। और कल मैं आपके लिए ये संरूपण जरूर बताऊंगा, ठीक है। कल मैं आपको वो मॉडल लेके आऊंगा, हर बार मैं लाने की सोचता हूँ, घर पे पड़े हुए भूल जाता हूँ, ठीक है। तो कल मैं साइक्लोहेक्सेन आपको बना के दिखाऊंगा। देखो ये है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसके बॉन्ड को आप आराम से रोटेट कर सकते हो, ठीक। तो यहां पर ये है आपके पास ये है आपके पास चेयर फॉर्म, ये है आपके बोट फॉर्म, ये आपके पास ट्विस्टेड बोट, और ये आपके हाफ चेयर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा चेयर फॉर्म। ये है आपके पास बोट फॉर्म, और ये है आपके पास ट्विस्टेड बोट, और ये है आपके पास हाफ चेयर। क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से हम यहां पे ये कह सकते हैं कि भैया साइक्लोहेक्सेन इन 4 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। ये इस रूप में उतना रहता ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोएल्केन पूछे तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा सदस्य की वलय कितने मेंबर की हो सकती है स्टेबल, तो 5 मेंबर की होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल जो रिंग होती है वो कितने मेंबर की हो सकती है, वो 5 मेंबर की होती है, क्योंकि उसमें तनाव सबसे कम होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लो, स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा यहाँ पर नौका रूप, सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कुर्सी रूप, कुर्सी रूप सबसे ज्यादा स्टेबल है। इस चेयर पे बैठ सकते हैं क्या, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल है कुर्सी रूप। फिर आता है बेटा आपके ट्विस्टेड बोट, मुड़ी नौका, मुड़ी नौका, ओके। फिर इससे कम स्टेबल होता है आपके पास बोट, नौका रूप। और सबसे लास्ट में आता है आपके पास हाफ चेयर, अर्ध कुर्सी। ये इनका स्टेबल होता है। ट्विस्टेड में 7 कार्बन है। अरे नहीं है कनिष्क शर्मा,
1 2 3 4 5 6, ये आगे है वो पीछे है, उसको अपन ने ट्विस्ट कर रखा है, ट्विस्ट, वहां बीच में कोई कार्बन नहीं है। 1 2 3 4 5 6, इसको काउंट मत कर, मैं फिर बोल रहा हूं। क्लियर है? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप कौन सा संरूपण होता है? ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखो। साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप, साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप एक सांत्रित संरूपण होता है, सांत्रित संरूपण होता है, संरूपण होता है। जबकि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे नहीं है वो, ठीक है, ऐसा मत बना भाई, ठीक है, जो मैं बना रहा हूं वो बना, ठीक है। जबकि नौका रूप, साइक्लोहेक्सेन का नौका रूप एक कौन सा ग्रसित संरूपण होता है? ठीक है, इस वजह से ज्यादा स्टेबल ये होता है। बता, बना के दिखाओ इसका, बना के दिखाओ क्या, इसलिए ज्यादा स्टेबल ये। बना के दिखाओ बेटा इसका कुर्सी रूप का सांत्रित रूप और नौका का ग्रसित रूप, बना सकते हैं अपन इनको, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर है? तो ये वाली बात यहां पे क्लियर होती है। अर्ध कुर्सी अधिक स्टेबल होता है मुड़ी हुई नौका से, ठीक है। ओके, एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है। कुर्सी रूप, पहले देखो कुर्सी रूप, ये है हमारे पास कुर्सी रूप। इसमें अलग अलग कार्बन है, किसी भी एक को मैंने यहां से स्टार्टिंग कर दी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये मेरे पास टोटल 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास 6 कार्बन है। अब इसको जरा देखो ध्यान से, मैं इधर से देख रहा हूं तो 1 के पीछे 2 नंबर वाला कार्बन है, 4 के पीछे 5 के पीछे 4 नंबर वाला काम है। सबसे पहले एक बार यस यस करते जाना, ठीक है। 1 के पीछे 2 नंबर वाला कार्बन है, इधर से देखूंगा तो मुझे सिर्फ 1 दिखाई देगा, 2 नहीं दिखाई देगा। 5 के पीछे 4 नंबर वाला कार्बन है, यस, क्लियर हो गया? ओके, ये 4, ये 1 और 5 नीचे जुड़े हुए 6 नंबर वाले कार्बन से। ध्यान सुनना, समझिएगा, मैं इधर से देख रहा हूं कंपाउंड को, ऑब्जर्व कर रहा हूं। 1 नंबर वाला कार्बन, ये 1 नंबर वाला कार्बन, 1 के पीछे 2 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला कार्बन, समझना मेरी बात। 5 के पीछे ये 5 नंबर वाला कार्बन, 5 के पीछे 4 नंबर वाला कार्बन। ध्यान समझना, 1 के पीछे 2 नंबर वाला, ये 1, इसके पीछे 2 नंबर, ये 1 नंबर मैंने यहां पे साइड में लिख दिया, ये 1 नंबर, और ये लिख दिया मैंने 2 नंबर, ठीक है। ये है आपके पास 5 नंबर और ये है आपके पास 4 नंबर। क्लियर हो गया? ओके, तो 1 और 5 से जुड़ रहा है एक एटम नीचे की ओर, 1 और 5 से जुड़ रहा है एक एटम नीचे की ओर, 1 और 5 से जुड़ रहा है एक एटम नीचे की ओर, जोड़ दिया, ठीक है। उल्टा हुआ आ जाएगा। यहां पे क्या CH2 है, यहां पे क्या CH2 लिखा हुआ है, मतलब 2। अब ये एक डंडा इधर आया है तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर चला जाएगा, हाँ है ना, सेम, इधर एक इधर आया एक इधर चला गया। तो ये है आपके पास H, यहां पे ये CH2 है, इधर H, यहां H है, ये 6 नंबर वाला कार्बन। यस और नो? क्लियर है? 2 नंबर ये पीछे वाला था, 2 नंबर ये पीछे वाला था। ओके, अब अरे मेरे भाई इधर देख ध्यान से, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि अब V बनाना है ना मुझे। अगर ये यहां पर ये दोनों नीचे की तरफ मिल रहे हैं तो यहां पे Y कैसे बनेगा, एक डंडा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, क्योंकि एक इधर आएगा। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, पहले के जस्ट पीछे दूसरा है, लेकिन इसका नीचे है उसका ऊपर है, इसका V नीचे है उसका V ऊपर है, हाँ है ना। इसका ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, एक दूसरे से दूर है। ये वाला समूह इस वाले समूह से अपोजिट है, अपोजिट है, ताकि प्रतिकर्षण कम हो सके। अगर यहां पे नीचे तो यहां पर 2 नंबर
और 4 नंबर, 2 नंबर इसका पीछे वाला ऊपर की ओर 3 से मिल रहा है, ये 3 नंबर वाला कार्बन। ठीक है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। ये कौन सा रूप बना, ये कौन सा रूप बना, ये कौन सा रूप बना, समझ में आया बेटा? ये कौन सा रूप है? सांत्रित, क्योंकि आगे वाले के एटम पीछे वाले के बीच में है, ढके हुए नहीं है, ये है सांत्रित रूप। बेटा जेई मेंस वालों को, जेई वालों को तो हम ऐसे पढ़ा देते इनको, यार तुम्हें इतना क्यों ये लग रहा अजीब सा? ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है जिसका हमने ये बनाया है ऐसा रूप। ठीक है, जेई वाले बच्चों तो आराम से पढ़ते हैं इनको। ठीक है, ओके, जरा देखो यहाँ दोबारा से देखो, ये मेरे वाले फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट वाला कार्बन, ये इधर वाला 5 नंबर का कार्बन फ्रंट वाला। ठीक है, मैं इधर से देख रहा हूं कंपाउंड को, तो मुझे 1 दिखाई देगा, 2 नहीं दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा, 4 नहीं दिखाई देगा। 1 और 5 नीचे जुड़ा हुआ है 6 से, 1 और 5 नीचे जुड़ा हुआ है 6 से, ये 6 नंबर वाला। ठीक है, 1 और 5 जुड़ा हुआ है 6 से। ठीक है, 2 और 4 जुड़ा हुआ है, 2 और 4 जुड़ा हुआ है पीछे 3 की तरफ। ये 2 वाला कार्बन, ये 4 नंबर पीछे के ऊपर की ओर, ये नीचे है वो ऊपर है, इसका नीचे उसका ऊपर है। ठीक है, यहां पे ये जुड़ा हुआ है किससे? 4 नंबर वाले से। 2 और 4 जुड़े हुए 3 नंबर वाले कार्बन से। ठीक है, अब Y बन जाएगा ऐसे, ये बन गया। तो एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है ये नौका रूप का सांत्रित रूप। अगर आप बोट फॉर्म बनाते हो, बोट फॉर्म बनाओ, देखो कि अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं, ये 2 नंबर दे दूं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब इधर से देखो कंपाउंड को, 1 के पीछे 2 है और 5 के पीछे 4 है। ये 1 नंबर, 1 के पीछे 2, ठीक है, 5 के पीछे 4, ये 2 नंबर है और ये है मेरे पास 2 कहां से 1। आगे वाले को 1 दे दो, 1 के पीछे 2 है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। ठीक है, ये 5 नंबर है और इसके पीछे 4 नंबर है। 1 और 5 मिल रहे हैं ऊपर की ओर, 1 और 5 मिल रहे हैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मिला दूं, दोनों आपस में मिल रहे हैं तो मिलेंगे कहीं ना कहीं, ऐसे मिला दूं मैं। ठीक है, ये मैंने मिला दिए 1 और 5 को, किससे मिले? 6 वाले से मिले। अगर मैं इधर से देखूंगा, क्या 6 के जस्ट पीछे 3 है, जैसे 1 के पीछे 2 है, 5 के पीछे 4 है, इधर से देखूंगा तो इधर वाला शीट्स इस वाले शीट्स को ढक रहा है, ढक रहा है। तो यहां पर पीछे वाले 2, अभी इनको मैं हटा देता हूं साइड में से, पीछे वाले, अच्छा आगे वाले का एक बंद इधर है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। ठीक है, अब पीछे वाले के देखो, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, 2 और 4 जुड़ रहे हैं 3 से, 2 और 4 जुड़ रहे हैं 3 से पीछे की तरफ। ठीक है, ये 2 नंबर, ये यहाँ पे 3 नंबर जुड़ रहा है। ठीक है, इसके पीछे आ जाएगा, एक इसके पीछे आ जाएगा, ये इसके पीछे आ जाएगा, ये इसके पीछे आ जाएगा, इधर 2 नंबर, इधर 4 नंबर। क्लियर है एकदम मक्खन? तो ये कौन सा रूप बना? ग्रसित। आगे वाले के पीछे पीछे वाला है, ये है ग्रसित रूप। ठीक है, ओके। तो नीट में ज्यादा कुछ आता नहीं, इसलिए ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये आपके ऊपर छोड़ा था कि अगर आप देखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बाकी ये अपन ने कर दिया। ठीक है, ये होता है आपके सांत्रित रूप, बोट फॉर्म, सॉरी चेयर फॉर्म, और ये होती है आपकी बोट ग्रसित रूप। ओके, तो यहां पर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब 2 क्वेश्चन करवाऊंगा बढ़िया बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, एक और क्वेश्चन ध्यान से देखना जो कि आपके यहां पर काम का है, बढ़िया से अच्छे से देखना है। 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक? ओके, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, 2 क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें एज बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लग जाता है, बाकी तो आप आराम से कर लेते हो। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन
हेक्स, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइओल, 1,3 डाइओल का स्थायी रूप होगा, का सर्वाधिक स्थायी। वन थर्ड साइक्लोहेक्सेन 1/3 डाइओल का स्थायी रूप होगा, सर्वाधिक स्टेबल रूप होगा। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन के पहले नंबर और 3 नंबर पर OH जुड़ा हुआ है, तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है ये आपको बताना है। ठीक है, अब मैं यहां पर कंपाउंड लिखाता हूं। ठीक है, पहला ठीक है, ये पहला नंबर, ये थर्ड नंबर, 1 2 3। ठीक है, ये 1 2, ठीक है, यहां पर आएगा ये 1 नंबर OH, 1 2 3 ये OH। ठीक है, C, साइक्लो है। चलो ये दो ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, ये दो ही ऑप्शन है। हाँ जी, इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। हाँ जी, इन दोनों में ज्यादा बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। हाँ जी, बस ये एंड हो गया बेटा, एंड हो गया। तो मैं चाहता हूं कि कुछ एक दो बढ़िया क्वेश्चन करवा दे अपन। ठीक है ना, ओके। कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहां पर पहले का वाला OH भी ऊपर है, दूसरे का OH भी ऊपर है, जबकि दोनों बड़े समूह हैं, जबकि दोनों बड़े समूह हैं। अगर यहां मेथिल मेथिल होता तो, समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर यहां इसके मेथिल के सामने मेथिल होता तो अनस्टेबल होता, लेकिन OH OH है तो H बॉन्डिंग हो जाएगा। अरे आओ मिलजुल के प्यार में रहते हैं। ठीक है, H बॉन्डिंग हो जाएगा। H बंधन के कारण ये रूप ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और इसी तरीके से तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर साइक्लोहेक्सेन 1,4 हो जाता तो ये रूप ज्यादा स्टेबल हो जाए। साइक्लो, मेरे साथ लिखो, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओल का सर्वाधिक स्थायी संरूपण, सर्वाधिक स्थायी संरूपण, बस इतना सा लिख लो क्योंकि खत्म हो गया, ज्यादा तो क्या ही करूंगा मैं। ठीक है, स्थायी संरूपण ये होता है बोट फॉर्म, बोट फॉर्म। ठीक है, यहां पे OH, यहां पे OH, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पे हो जाती है H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग के कारण इसका बोट रूप ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है क्या? अरे ये हो जाएगा। तो देखो अगर साइक्लोहेक्सेन का 1/3 वाला पूछा जाए तो आपको ऐसे बताना है, H बॉन्डिंग का ध्यान रखना है। और अगर 1/4 आ जाए तो 1/4 में बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है क्योंकि H बॉन्डिंग हो जाती है। H बॉन्डिंग के कारण इसकी नौका रूप ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये बात क्लियर करके अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, बी में है H बॉन्डिंग, क्यों नहीं होगा बेटा? बी में H बॉन्डिंग नहीं है, ये आपका 2D डायग्राम है। जैसे नाव होती है ना, नाव के वो चलाने के होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? चप्पे जो ही बोलते हैं। तो एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक OH इधर है, एक OH इधर है, ये एक OH इधर है, एक OH उधर है, ऐसा होता है वो डायग्राम, इधर इधर ऐसे अपोजिट। चप्पे चलाने वाला होता है ना, वो एक इधर एक इधर, तो वो अपोजिट होता है। तो वहां पे हो ही नहीं थी। जब दोनों इसमें दोनों ऊपर है तो H बॉन्डिंग आराम से हो जाता है। हाँ, चंपू जो बोलते हैं उसको। ठीक,
क्लियर। तो आई होप यहां पर ये संरूपण भी समझ में आ गए आपको, बढ़िया से सारी बातें क्लियर हो गई है। तो अच्छे से सारी चीजें एकदम क्लियर है। तो क्या बेटा पूरा चैप्टर समझ में आया आपको? पूरा चैप्टर समझ में आया एकदम बढ़िया से? हाँ जी, क्या एकदम पूरा चैप्टर समझ में आया? देखो आज वाला टॉपिक समझ में आया, चप्पू जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। आज वाला चैप्टर समझ में आया पूरा का पूरा? अपोजिट है भाई दोनों के दोनों, ज्यादा मैं इसमें बताना नहीं चाह रहा। उसमें एक्सेल इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, सीधी सी बात इतनी मेरे भाई, ठीक है। ओके, हाँ, बाकी चप्पू वप्पू कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पर, यहां कहा गया डायग्राम, यहां पर दोनों के दोनों एक्सेल पोजीशन पर, एक्सेल पोजीशन पर है तो यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो जाती है, जबकि यहाँ पर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये साइड में चला जाता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है, ठीक। बाकी सब बकवास। ओके, क्लियर है? ओके, तो ये थी मेरी बातें जो मैंने आपको बताया, अच्छे से क्लियर किया। अब कल हम पढ़ेंगे बेटा, कल हम पढ़ेंगे सामान्य कार्बनिक रसायन, जीओसी एकदम बढ़िया। और मैं तुम्हारे थोड़े से इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस आने वाले शुक्रवार को मैं यूट्यूब पर इसी चैप्टर का वन शॉट लेकर आ रहा हूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ताकि एक बार तुम मोटा मोटा समझ तो लो, अच्छा जीओसी में ये पढ़ा जाता है, ताकि जब तुम इधर पेड़ बेच में पढ़ो तो तुम्हें अच्छा लगे, एकदम बढ़िया बढ़िया लगे। तो इसलिए मैं 12 बजे यूट्यूब पर शुक्रवार को जीओसी का वन शॉट भी करवाऊंगा और तुम्हारे पेड़ बेच में भी स्टार्ट कर ही रहा हूं, तो ताकि तुम्हें अच्छा लगेगा, फील लगेगा, कंफर्ट जोन में आ जाओगे तुम। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।